हेलो माय डियर एमडीएस कैसे हैं आप सब। तो आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का नया चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। उन कैटेगरीज़ को हम चैप्टर्स लेक्चर्स वाइज एंड टॉपिक्स वाइज कवर अप करेंगे। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि आपका ये फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को इसको हमने पढ़ लिया था। आज से हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हमें पढ़ना है साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। ये 6 प्रोसेस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो थोड़ा सारा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है यूनिट ऑपरेशंस, और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम यानी कि चैप्टर 4 को हम 6 लेक्चर्स में, 6 लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 6 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस है इसमें साइज रिडक्शन, सेकंड प्रोसेस है साइज सेपरेशन, थर्ड प्रोसेस में मिक्सिंग, फोर्थ है फिल्ट्रेशन, और फिफ्थ है ड्राइंग, और सिक्स प्रोसेस है इसमें एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि आपको जितने भी यहाँ पर ये प्रोसेसेस हैं, इन सारे के सारे प्रोसेस में जो इक्विपमेंट्स हैं, उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को आपको पढ़ना है। इसी तरीके से साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ये जितने भी यूनिट ऑपरेशंस हैं, इन सब की आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव्स, इनके एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है। ठीक है, इसी तरीके से इनके अंदर जो जो भी इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि जो चीज़ें भी एज ए यूज़ हो रही हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि साइज रिडक्शन है, इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी मशीन्स यूज़ हो रही, हैमर मिल, बॉल मिल। ठीक है, तो इसका आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी। इसी तरीके से साइक्लोन सेपरेटर की, और भी इसी तरीके से डबल कोन ब्लेंडर है, टरबाइन मिक्सर है, ट्रिपल रोलर मिल है, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन फ़िल्टर है, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है। इसी तरीके से यहाँ पर और जो मतलब आपके इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, इन सब के आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़नी है और वर्किंग पढ़नी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके न्यू सिलेबस पर बेस्ड बहुत ज़्यादा वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में हम लेक्चर को करते हैं अपना स्टार्ट। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नोट्स हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप, ठीक है, मतलब कॉलेज में नहीं जा पाते ना, तो सिर्फ अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कॉलेज का नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़ो, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइप का आपको स्टडी मटेरियल परचेज करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़ो और अपना बेस्ट दो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारी कैटेगरी है वो क्या है, साइज रिडक्शन। और साइज रिडक्शन पहले हमें पढ़ना है कि भाई ये क्या होता है, और फिर हमें पढ़ना है हैमर मील और बॉल मील। ठीक है, तो अब देखो कहानी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है चैप्टर 4 की, क्योंकि आज का चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर है, तो थोड़ा सारा डिटेल में आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो कहानी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपको नीम का फेस वॉश बनाना है। ठीक है, नीम का क्या बनाना है, फेस वॉश बनाना है, या आपको क्रीम बनानी है, या जेल बनाना है। तो आप मुझसे क्या कहोगे कि सर वो तो हम बना लेंगे, लेकिन सर कुछ सामान तो आप हमें दो। अब मैं आपसे क्या कहूँ कि मैं आपको लेकर जाऊँ नीम के पेड़ के पास जाकर मैं आपको खड़ा कर दूँ, फिर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस नीम के जो पत्तियाँ हैं, इन पत्तों से आपको क्या बनाना है, इन पत्तियों से फेस वॉश बनाना है। ठीक है, नीम का। तो आप कहोगे कि सर कुछ प्रोसेस तो बताओ। तो सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको क्या बताऊंगा कि भाई सबसे पहले आप जो नीम की पत्तियां हैं उसके साइज़ को रिड्यूस करो, जिसको हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन में। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप कि नीम की पत्तियों के साइज़ को रिड्यूस करो, यानी कि जो नीम की पत्तियां हैं उसका पाउडर बनाओ, जो उसका साइज़ बड़ा है पत्तियों का, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ो। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस में आ जाएगा, साइज रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई चलो अब आप कहोगे कि सर चलो हमने पाउडर बना लिया, अब दूसरा आप बताओ आप क्या करें। तब मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या करो कि उसके साइज़ को सेपरेट करो, उसके साइज़ को सेपरेट करो, यानी कि उसको छान लो कि जो मतलब आपने जो पाउडर बनाया है उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो आप अलग कर दो, छोटे पार्टिकल्स को अलग कर दो। ठीक है, इस प्रोसेस को हम किस में पढ़ते हैं, साइज़ सेपरेशन में पढ़ते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो साइज़ रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि भाई जैसे कि नीम की पत्तियों का हमने साइज़ को एज मतलब छोटा कर लिया, पाउडर बना लिया। अब साइज सेपरेशन में हमने उसको छान लिया, सीव से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, छलने की मदद से हमने उसको क्या करा, छान लिया। ठीक है, फिर आप मुझसे क्या कहोगे कि सर चलो अब हमने छान तो लिया, फिर मैं आपसे कहूँगा कि अब आप इसको मिक्स कर दो। तो आप उसको क्या करोगे, उसकी मिक्सिंग करोगे अच्छे से, और उसमें और बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करोगे, कुछ आपको उसके अंदर आप एज ए एक्सिपिएंट्स आप उसके अंदर ऐड करोगे। ठीक है, तो अब आपने उसका क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब मैं आपसे कहूँगा कि अब आप उसको फ़िल्टर करो। ठीक है, क्या करो, अब आप उसको फ़िल्टर करो, यानी कि उसके अंदर जो भी एज अ मतलब मिट्टी वगैरह जैसे पत्तियों में आ जाती है, पत्तियों के साथ में, या कोई भी अनवांटेड मटेरियल, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, या हमें उसको बैक्टीरिया प्रूफ करना है। ठीक है,
तो सो दैट आप क्या करोगे, फिर आप उसको फ़िल्टर करोगे, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि भाई अब आपने इसको फ़िल्टर कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप उसको ड्राई करोगे, अब आप उसको सुखाओगे, ठीक है। और सुखाने के बाद में फिर आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे, यानी कि ड्रग को बाहर निकालोगे, ठीक है। और फिर अपने जो भी आपको एज अ जेल बनाना है, ठीक है, फेस वॉश बनाना है, वो आप बना पाओगे। सो दैट यही सारे का सारा प्रोसेस आपको पढ़ना रहता है चैप्टर 4 में, दैट इज़ यूनिट ऑपरेशंस, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा इसमें कैटेगरी है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, साइज़ रिडक्शन के। जब भी हम कोई दवाई बनाएं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई हम मान लो फॉर एग्जांपल हम पेड़ पौधों के ज़रिए से, पेड़ पौधे हमारा सोर्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स हैं, जैसे कि नीम की पत्तियाँ, तो उससे हमें फेस वॉश बनाना है, या हमें किसी पेड़ की टहनी से हमें कोई ड्रग बनानी है, या किसी नीम की, या फॉर एग्जांपल किसी पेड़ की हमें जड़ से अपना ऐसा मतलब प्रिपरेशन को तैयार करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले उसके साइज़ को तो रिड्यूस करोगे ना। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, साइज़ रिडक्शन कहलाता है। साइज़ रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ अ सब्सटेंस टू अ फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीज़न। कि साइज़ रिडक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है रिड्यूस कर देने का साइज़ को, किसी भी सब्सटेंस के साइज़ को रिड्यूस करने का प्रोसेस है टू अ फाइनल स्टेट। बिल्कुल हम उसको किस में ले आते हैं, उसको एकदम बारीक कर देते हैं, एकदम फाइन कर देते हैं ऑफ सब डिवीज़न। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस। कि साइज रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिड्यूस कर देते हैं ड्रग्स को, किस में, छोटे छोटे पीसेस में, कोर्स पार्टिकल्स में और फाइन पाउडर्स में, ठीक है। ग्राइंडिंग और मिलिंग ये अदर टर्म्स हैं रिडक्शन के, यानी कि हम साइज रिडक्शन को ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं और मिलिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में मिक्सर में कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं ना, सेम आप इसी तरीके का ही प्रोसेस समझ सकते हो। बट हमारे जो घरों में जो मिक्सर होते हैं, ठीक है, जो भी ऐसा मतलब ग्राइंडर होते हैं और ग्राइंडर जार्स होते हैं, वो छोटे स्केल पर वर्क हो रहा होता है। लेकिन लेबोरेटरीज़ में और जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हैमर मिल है, बॉल मिल है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। अब फ़ायदा क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं साइज़ रिडक्शन के, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है कि इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स टू एनहेंस द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, बाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड डिस्पर्जन प्रॉपर्टीज़। यानी कि क्या कर देता है ये साइज रिडक्शन, क्या करता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ गुड़ का, जैगरी का, तो अगर मैं आपको एक गुड़ की डल्ली दे दूँ और मैं आपको कहूँ कि भाई इस गुड़ की डल्ली को एक जग पानी लो और उसके अंदर आप इस गुड़ की डल्ली को घोलो, ठीक है, इसको मिक्स करो, तो आप क्या करोगे कि आपने उस गुड़ की डल्ली को लिया और आपने एक जग पानी में आपने उसको डाल दिया और आप चम्मच से उसको चलाया जा रहे हो। घंटों हो गए लेकिन वो गुड़ की डल्ली एज अ घुलने का नाम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया उसका कम है। वो एक छोटे से ही एज अ मतलब उसका सरफेस एरिया है, उसी के ज़रिए चारों तरफ से उसमें एज अ साइज़ उसका थोड़ा थोड़ा करके वो घुल रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब वो एज अ डिज़ोल्यूशन उसका हो पा रहा। लेकिन अगर आप उसी गुड़ की डल्ली को पहले थोड़ा सारा आप उसको एज अ मतलब छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लोगे और थोड़ा सारा आप उसको एज अ मतलब तोड़ लोगे, उसके बाद में जब घोलोगे तो एकदम घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जितने भी वो एज अ मतलब उसमें एज अ पार्ट्स हैं, जितने भी आपने उसको तोड़ा, ठीक है, उस गुड़ की डल्ली का आपने जितने भी पार्ट्स किए, जितने भी आपने उसके टुकड़े किए, उन सब का चारों तरफ से सरफेस एरिया बढ़ गया और चारों तरफ से फिर क्या होगा कि ईजिली वो डिज़ोल्व हो पाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि भैया सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है सॉलिड्स के, जिससे क्या होता है कि जो डिज़ोल्यूशन रेट है, सॉल्युबिलिटी है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ है और डिस्पर्जन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एनहेंस हो पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ये क्या करती है, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। यानी कि जितना ज़्यादा मतलब सरफेस एरिया होगा और जितना ज़्यादा बारीक पार्टिकल होगा उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा ड्रग का। इसी तरीके से इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स। इसी तरीके से क्या करती है कि जो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी है और डिसोल्यूशन रेट है उसको भी इंक्रीज़ कर देती है। जैसे कि हमने गुड़ का एग्जांपल लिया था कि गुड़ की डल्ली को अगर आप घोलोगे तो ईजिली नहीं घुलेगी, लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे और आप मतलब उसको एज अ थोड़ा सा कूट लोगे, फिर आप उसको जब घोलोगे तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगी और ईजिली सॉल्युबिलिटी उसकी जो मतलब सॉल्युबिलिटी बोलते हैं किसी भी चीज़ का घुल जाना ईजिली, ठीक है, तो ईजिली सॉल्युबल हो पाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो पाएगी। और ये वाला जो एग्जांपल आया था ना, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने जल्दी जल्दी में बड़े बड़े लुक़मे, जब आप खाना खा रहे हो तो बड़े बड़े लुक़मे आपने ऐसे ही खा लिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा
कि जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपने खाने को चबा कर खाओगे तो उससे क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है ड्रग्स के केसेस में, ठीक है। इसी तरीके से इट हेल्प्स इन साइज सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। क्या करता है भाई, साइज सेपरेशन में मदद करता है और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग ऑफ वेरियस ड्रग्स, और वेरियस ड्रग्स को सुखाने में ये मदद करता है। यानी कि जितना ज़्यादा उसका छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा साइज़ को सेपरेट करने में भी आसानी रहती है, उसके अंदर से जो ड्रग है उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी आसानी रहती है, उतने ज़्यादा उसको सुखाने में भी आसानी रहती है, ठीक है। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, के क्या करता है भाई, यूनिफॉर्म मिक्सिंग प्रोवाइड करता है पार्टिकल्स की, यानी कि जितना ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में वो होगा उतने ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग उसकी हो पाएगी। इट इंक्रीज द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन ड्रग्स, के क्या करता है ये, जो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस है कुछ ड्रग्स की उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि साइज़ रिड्यूस हो गया अब चारों तरफ से, ऐसा मतलब वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, उसका डिसोल्यूशन रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं और साइज सेपरेशन है वो भी एनहेंस हो रहा है, तो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होती है। यानी कि उसके जो एज अ मतलब जो मोड ऑफ एक्शन है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो बॉडी पर जाकर देता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब एनहेंस हो पाती है। इट इम्प्रूव फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव करती है, फ्लेबिलिटी, कंप्रेशन और डोज यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट्स की ये भी इंक्रीज़ करती है, यानी कि अच्छा लगता है उसको देखने में भी, ठीक है। इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन, और जो हमारी प्रिपरेशन है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लेंथी हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो भाई लेंथी सब्जेक्ट तो है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इसमें क्या नाम है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में और डी फार्मा सेकेंड ईयर में, सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा लेंथी उनमें चैप्टर्स हैं। बट आपको करना क्या है कि आपको अच्छे से हर चीज़ को समझना है और अपनी लैंग्वेज में अपने पास से आपको उसको लिखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो आपको इन नोट्स में दिख रहा है सिमिलरली आप बिल्कुल सेम यही लिख कर आओ। आप थोड़ा सारा अपनी स्किल्स का यूज़ करो, थोड़ा सारा अपने दिमाग पर जोर डालो और आप सोचो कि भाई साइज़ रिडक्शन एक बार जब हमारी समझ में आ गया किसी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस कर देना, तो ईज़िली आप मतलब अपने एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ईज़िली लिख पाओगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप लिख पाओगे कि भाई साइज़ रिडक्शन से क्या होता है कि हम ईज़िली साइज़ सेपरेशन में मदद करता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मदद करता है, सुखाने में मदद करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। सरफेस एरिया उनका उसका इंक्रीज़ हो जाता है तो ईज़िली हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, ईज़िली वो घुल पाता है, उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, डिस्पर्शन प्रॉपर्टीज़ उसकी एनहेंस हो जाती हैं। तो अपने पास से मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट अब हमारा इसमें है, देखो हैमर मिल अब हमें पढ़ना है और हमें पढ़ना है बॉल मिल, ठीक है। और ये जो दोनों इक्विपमेंट्स हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं चैप्टर 4 में सबका आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी है, ठीक है। सो दैट इसमें एक नोट यहाँ पर हम लिख लें कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन आर कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रेशन एंड कटिंग। यानी कि जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं ना साइज रिडक्शन में, किसी भी ड्रग के साइज़ को रिड्यूस करने में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं। कंप्रेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को दबाकर प्रेशर लगाकर हम तोड़ सकते हैं, उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। इम्पैक्ट, किसी चीज़ को एज अ मतलब टकराकर, कोई चीज़ जब किसी चीज़ से टकराती है तो उसका एज अ मतलब वो टूटती है, उसका साइज़ रिड्यूस होता है। इसी तरीके से एट्रीशन, रगड़ खाकर भी बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं। और कटिंग, ठीक है। तो ये कुछ एज अ मतलब मैकेनिज्म है जिन पर ये वर्क करता है, साइज रिडक्शन इन में ये इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो क्या है, हैमर मिल, ठीक है। कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम दिखता है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले देखो आप ये समझो हैमर मिल क्या है। हैमर मिल इज़ अ टाइप ऑफ क्रशर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड पुल्वराइजिंग वेरियस मटेरियल। हैमर मिल एक टाइप का क्रशर है, यानी कि एक टाइप का क्या है, क्रशर है, यानी कि पार्टिकल्स को, यानी कि जो भी हमारे ड्रग है उसको एज अ मतलब उसके साइज़ को रिड्यूस करता है, क्रशर के तौर पर काम करता है। यूज़ फॉर ग्राइंडिंग के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, बारीक पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, बेसिकली।
एंड पोलराइज करने के लिए वेरियस मटेरियल्स को। प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, ठीक है, किस मैकेनिज्म पर ये वर्क करता है। यहाँ पर हमने पढ़े ना, ठीक, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कटिंग, तो इनमें से किस प्रिंसिपल पर ये हैमर मिल वर्क करता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। इम्पैक्ट यानी कि मटेरियल इज मोर और लेस स्टेशनरी एंड हिट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ हाई स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में आपके हाथ में आपका मोबाइल हो, ठीक है, और आप अपने मोबाइल को खूब तेज़ दीवार पर फेंक कर मारो, ठीक है, खूब तेज़ कर, बहुत तेज़ स्पीड में आप दीवार पर फेंक कर मारोगे मोबाइल को, तो क्या होगा, मोबाइल टूटेगा नहीं टूटेगा, मोबाइल बेसिकली टूटेगा। तो यही क्या है, यही प्रिंसिपल कहलाता है इम्पैक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल शीशे का गिलास है, आपने तेज़ी से एकदम दीवार पे फेंक कर मार दिया, तो शीशे के गिलास की क्या हो जाएंगी, किरचें बिखर जाएंगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाएगा, ठीक है। तो टकरा कर, ठीक है, हिट बाय एन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ से स्पीड के साथ में टकराना, फिर उसके बाद में जो वो टूटता है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये जो हैमर मिल है, ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, सिद्धांत पर ये वर्क करता है। यानी कि मटेरियल जो है मोर हो या कम, लेस स्टेशनरी हो, और वो हिट हो यानी कि टकराए किसी एक ऑब्जेक्ट से, ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहा हो और मूव कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये फीड इनलेट है और यहाँ पर ये क्या है, ये थोड़ा सारा मैं आपको इसका एज अ दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने मटेरियल को डाला और ये एज अ बहुत हाई स्पीड में यहाँ पर ये एज अ मतलब मोटर से ये जो हैमर्स हैं ये एज अ मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मटेरियल यहाँ पर आया तो इससे टकराया बहुत स्पीड में इसकी दीवारों से, तो जैसे स्पीड से टकराया उसका साइज़ रिड्यूस हुआ, यहाँ पर चलने लगी थी और जो हमारा प्रोडक्ट था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका अंदर जो कंस्ट्रक्शन में हमें बेसिकली देखो पढ़ना क्या है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए थोड़ा सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ेंगी ताकि कि अच्छे से आपको समझ में आए। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये इसका अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, किस तरीके से इसका बिल्डअप ये किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी रहती। तो बेसिकली जो हैमर मिल है उसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील केजिंग एनक्लोजिंग अ सेंट्रल शाफ्ट, ठीक है। कैसी होती, स्टील का एक मतलब स्टील की एक केजिंग टाइप होती है जिसके अंदर बीच में एक सेंट्रल शाफ्ट होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ना डायग्राम में, स्टील की एक केजिंग है और सेंट्रल शाफ्ट है बीच में, ठीक है। अब देखो, टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच, जिससे क्या होते हैं, उस शाफ्ट से क्या होते हैं, सेंट्रल शाफ्ट से 4 या 4 से ज़्यादा स्विंगिंग हैमर से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ये बीच में आपको शाफ्ट दिख रही है और इस शाफ्ट से 4 या 4 से ज़्यादा यहाँ पर ये स्विंगिंग हैमर्स, ये हैमर्स हैं, ठीक है, ब्लेड्स हैं, ये स्विंगिंग हैमर्स ये अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, द लोअर पार्ट ऑफ द केजिंग कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीन थ्रू विच द मटेरियल कैन पास एंड कलेक्टेड इन अ सुटेबल कंटेनर रिसीवर, ठीक है, व्हेन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ साइज इज अचीव। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई जो लोअर पार्ट है केजिंग का, ये देखो ये लोअर पार्ट है ना केजिंग का, ये है लोअर पार्ट, ठीक है। ये लोअर पार्ट जो है केजिंग का कंसिस्ट करता है कि स्क्रीन, यहाँ पर क्या है, स्क्रीन लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये क्या लगी हुई है, स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन यहाँ पर ये लगी हुई है, ठीक है। कंसिस्ट करता है स्क्रीन, जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल है वो पास होता है, यानी कि नीचे आपको मटेरियल आता हुआ दिख रहा है ना, ये मटेरियल पास होता है और कलेक्ट हम इसको कर लेते हैं किसी भी सुइटेबल कंटेनर में। इसके नीचे हम एक कंटेनर लगा दें, ठीक है, कोई भी हम इसका अंदर कंटेनर रिसीवर लगा दें, उसके अंदर वो आकर एज अ जमा हो जाता है, ठीक है, कंटेन हो जाता है। जब डिज़ायर्ड डिग्री का साइज़ हमें अचीव हो जाता है, यानी कि जिस डिग्री का हमें साइज़ चाहिए, जो साइज़ हमें चाहिए अपने एज अ मटेरियल का, जब वो साइज़ उस साइज़ में जब वो टूट जाता है तो बेसिकली वो एज अ हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये है इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही डायग्राम एग्ज़ाम में जाकर छाप देना अच्छे से, ठीक है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से समझ लेना बस, और सारा खेल यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अच्छे से आपको समझ लेना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो वर्किंग में क्या पढ़ना है कि भाई ये जो हैमर मिल है ये वर्क किस तरीके से करता है, ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है। तो किस तरीके से काम करता है भाई, द मटेरियल इज़ पुट इनटू द हॉपर विच इज़ कनेक्टेड विद द ड्रम। जो भी मटेरियल हमें एज अ मतलब जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना है उसको हम क्या करेंगे, हॉपर में डाल देते हैं, जो हॉपर ड्रम से कनेक्ट होता है, ठीक है। द मटेरियल इज़ पाउडर
टू द डिज़ायर्ड साइज़, और जो मटेरियल है फिर वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, पिस जाता है डिज़ायर्ड साइज़ में ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर्स, क्योंकि जो हैमर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड्स के साथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, फास्ट रोटेशन उसमें हो रहा है, और कलेक्ट कर लेते हैं हम उसको स्क्रीन में, जैसे कि आपने पीछे किस में देखा था, डायग्राम में देखा था। जो आउटपुट साइज़ है पार्टिकल्स का वो डिपेंड करता है सीव वेरिएशन पर, यानी कि जो साइज़ निकल कर आ रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, सीव, सीव बोलते हैं छलनी को, यानी कि कितने नंबर की छलनी हमने उसमें लगा रखी है उसी हिसाब से साइज़ आता है। हैमर मिल्स मे हैव ओवर 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव मैशेस, और जो हैमर मिल होता है उसमें लगभग 12 अलग अलग तरह की सीव मैशेस यानी कि जालियाँ ऐसा मतलब होती हैं लगी हुई, ठीक है, मतलब उसके अंदर हो सकती हैं। हम बेसिकली जो हमें साइज़ चाहिए उस टाइप्स के हम जाली उसमें लगा दें, ठीक है। एप्लीकेशन, अब इसका देखो यूज़ क्या क्या है, एप्लीकेशन से इसकी क्या क्या है। द हैमर मिल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ द पाउडर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल्स दैट चोक द स्क्रीन, ठीक है। क्या करता है भाई, जो हैमर मिल है वो यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए इंटरमीडिएट ग्रेड्स को, यानी कि जो मध्य टाइप के जो मध्य ग्रेड्स हैं, मतलब बीच का जो एज अ मतलब पाउडर फॉर्म है, ठीक है, सभी टाइप के सब्सटेंसेस के लिए एज अ मतलब इंटरमीडिएट ग्रेड्स के जो पाउडर हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल्स, यानी कि चिपचिपे मटेरियल्स के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। चिपचिपे जो पदार्थ हैं, चिपचिपे जो मटेरियल्स हैं उनको एज अ मतलब उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए इसका बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो क्या कर देंगे, स्क्रीन को चोक कर देंगे, स्क्रीन को एज अ मतलब चोक कर देंगे, और जो मतलब जो नीचे छलने लगी है वो भी बंद हो जाएगी, और भी मतलब बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, चिपचिपा सा उसके अंदर हो जाएगा और वो जैम भी कर सकती हैं उसको, ठीक। इट इज़ यूजफुल इन पाउडरिंग ऑफ बार्क्स, लीव्स, रूट्स, क्रिस्टल्स एंड फिल्टर केक्स, यानी कि यूज़फुल है ये जो हैमर मिल है, यूज़फुल है किस में, जो छाल होती है पेड़ों की, बार्क्स हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, या रूट्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, फिल्टर केक्स हैं, तो इनको इनका पाउडर बनाने के लिए, इनको पीसने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो क्या है, बॉल मिल। बॉल मिल, तो बॉल मिल क्या है भाई, बॉल मिल इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राइंडर एम्प्लॉयड इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू सुपरफाइन पाउडर्स। देखो एक बात और आप अच्छे से समझ लीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स, कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी एमडीएस फार्मेसी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारी एमडीएस फार्मेसी की एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स भी मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, और आपका एज ए डिफार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप उससे एज अ मतलब आपको हेल्प मिल सकती है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ये जो नोट्स हैं कंप्लीट 12 चैप्टर्स के एज अ मतलब जो 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स जो हैं फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स फार्मास्यूटिक्स के आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली आपको 120 रुपीज़ में मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन में आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर अंदर आप उसको इजीली अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, एप्लीकेशन के अंदर ही आप इजीली उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी टाइप की बुक परचेज़ करने की या पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़ो और अपना बेस्ट दो अपने एग्जाम्स में, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मोटी मोटी बुक्स को भाई पढ़ लो, ठीक है, और आप अपना एज अ मतलब सर में दर्द कर लो, और जब आप देखोगे कि इतना ज़्यादा मतलब बुक्स में लिखा हुआ समझ में आएगा नहीं, तो एज अ मतलब जो आपकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होती है। वहीं पर ही एक आपको इफेक्टिव इस तरीके का आपको नोट्स मिल रहे हैं बने बनाए, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, कॉलेज के नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी से आपको स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई बुक कोई स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ आप इन नोट्स को परचेज़ कर और ईजिली मतलब अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो, इस टाइप के ये नोट्स हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से इन्हें पढ़ते हो तो बॉल मिल मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा था, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि जो बॉल मिल है वो एक टाइप का ग्राइंडर है, ठीक है, ग्राइंडर है जो कि एज अ मतलब ग्राइंडिंग में वर्क करता है। जो ड्रग सब्सटेंस है उसको ग्राइंड करने में, सुपरफाइन पाउडर्स में, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर्स में ड्रग को ग्राइंड करने में, पीसने में, ठीक है, बारीक पाउडर उसका बनाने में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, यानी कि किस सिद्धांत पर यह आधारित है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि इसका अंदर 2 प्रिंसिपल्स पर यह आधारित है, एट्रिशन और इम्पैक्ट, यानी कि किसी चीज़ का रगड़ कर टूटना,
ठीक है, वो एट्रिशन कहलाता। और इम्पैक्ट यानी कि किसी चीज़ का टकराकर टूटना, टकराकर किसी चीज़ के साइज़ रिड्यूस होना इम्पैक्ट, और रगड़ खाकर किसी चीज़ का साइज़ रिड्यूस होना एट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस कंबाइंड एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पर ये एज अ मतलब आधारित है, इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, अभी मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ईजिली इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। एज यू कैन सी दैट, देखो ये है बॉल मिल। ठीक है, इस बॉल मिल में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर एक ये मेटेलिक फ्रेम होता है, मेटेलिक फ्रेम, और इसके अंदर ये शाफ्ट होती है और ये एक सिलेंडर टाइप का इसके अंदर लगा रहता है। ठीक है, और इनलेट से हम इसको जो भी हमें मटेरियल हमें पीसना है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको ऊपर से हम फिर इसका जो ऐसा मतलब ये ढक्कन है वो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है कि स्टील्स की बॉल्स पड़ी हुई होती हैं सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, मतलब एज अ मतलब करेक्ट स्पीड पर ये रोटेट करता है, मूव करता है, जिससे क्या होता है कि जो बॉल्स हैं वो इन ड्रग से टकराती हैं, और टकरा कर मतलब ये साइज़ को रिड्यूस करती हैं। और बॉल्स और दो बॉल्स के बीच में या कुछ बॉल्स के बीच में जैसा मटेरियल आता है, या जो मेटेलिक फ्रेम है, जो सिलेंडर है और बॉल्स के बीच में आपस में, मीन दैट जब ये ड्रग्स का आपस में एज अ मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं अगर हम कहें तो क्या होता है कि रगड़ खाकर उसका साइज़ रिड्यूस होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का ये दिखता है। ठीक, तो इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, एक मेटेलिक फ्रेम होता है जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर कंटेन करता है, जैसे कि भाई हमने इसमें आपके कंस्ट्रक्शन में देखा, जो कि माउंटेड होता है किस पर, मेटेलिक फ्रेम पर, मेटेलिक फ्रेम पर लगा हुआ होता है। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, के इस तरीके से ये जो हॉलो सिलेंडर है ये जो माउंटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है किस पर, एक मेटेलिक फ्रेम से जुड़ा हुआ होता है। किस मैनर में, इस वे में कि जो रोटेशन उसका होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर होता है। ठीक है, जो सिलेंडर है वो कंटेन्स करता है बॉल्स, स्टील की बॉल्स सिलेंडर के अंदर पड़ी हुई होती हैं, जो कि ऑक्यूपाई करता है लगभग 30 से 50% मील का वॉल्यूम। ठीक है, जो वेट है बॉल्स का वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से जो बॉल का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो हमारा जो फीड है उसका साइज़ क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है। और जो हमारा मील है उसके डायमीटर की बेस पर ये मतलब वेरी करता है। इसी तरीके से जो बॉल्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, मेटल्स की बनी हुई होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि मेटल्स की, स्टील्स की बॉल्स हो सकती हैं ये। इसके अंदर यहाँ से हमने ड्रग डाल दिया, और ड्रग और ये बॉल्स और ये सिलेंडर की जो एज अंदर की वॉल्स हैं, ये सब जब आपस में एज अ मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो रगड़ खाकर, टकरा टकरा कर और रगड़ खाकर ये मतलब काफ़ी अच्छे से ड्रग को पीस देती हैं। ठीक है, ड्रग को ग्राइंड कर देती हैं, पाउडर बना देती हैं। वर्किंग की बात करें तो सिंपली आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें कोई ऐसा मतलब है नहीं जो मैं आपको इजीली समझाऊं। ठीक है, तो बेसिकली इनलेट से हम ड्रग को डाल देंगे। ठीक है, और ड्रग को हमने डाल दिया, उसका ढक्कन हमने कर दिया बंद। ठीक है, और ये ऐसा मतलब शाफ्ट लगी है, मोटर को हम ऑन कर देंगे और ये ऐसा मतलब इस तरीके से घूमेगा खूब ज़्यादा हाई स्पीड में। मतलब इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई स्पीड में घूमेगा तो कुछ इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी, और सारी की सारी जो बॉल्स हैं वो ऐसा मतलब जो इनर वॉल्स हैं, जो अंदर की दीवारें हैं सिलेंडर की, उससे एज अ मतलब उसके साथ में रोटेट करेंगे, जिससे कुछ भी मतलब एक तरीके से वो नहीं होगा, बिल्कुल भी जो हमारे ड्रग है वो नहीं पिसेगा। लो स्पीड में क्या होगा कि ड्रग एज अ मतलब एक ही तरफ जितनी बॉल्स हैं वो सारी की सारी रहेंगी, उससे भी ड्रग नहीं होगा। लेकिन करेक्ट स्पीड में क्या होगा कि ये सारे के सारा जो बॉल्स वगैरह भी हैं, जो ड्रग वो ऊपर को जाएगा, फिर तेज़ी से एकदम से नीचे की तरफ को आकर गिरेगा सडनली, तो उससे क्या होगा कि टकरा कर रगड़ खाकर ड्रग एज अ मतलब टूटेगा, उसका साइज रिड्यूस होगा। ठीक है, तो वर्किंग में देखो क्या है, द ड्रग टू बी ग्राइंड इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इज रोटेटेड, कि जो भी ड्रग हमें ग्राइंड करना है उसको हम डाल देंगे सिलेंडर के अंदर और फिर वो रोटेट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था कि जो स्पीड्स हैं रोटेशन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट अ लो स्पीड, लो स्पीड में क्या होगा कि जो मास है बॉल का वो स्लाइड करेगा और रोल करेगा, रोल ओवर ईच अदर, और ओनली अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन विल अकर, कि अगर बहुत ज़्यादा लो स्पीड हो गई तो जो मास है बॉल्स का वो स्लाइड करेगा, यानी कि जो वॉल है
इनर वॉल्स हैं किसकी, सिलेंडर की, उस पर ही स्लाइड करता रहेगा और रोल ओवर होगा एक दूसरे से, जिससे बहुत कम अमाउंट में साइज रिडक्शन होगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लो स्पीड का डायग्राम है। ठीक है, लो स्पीड में क्या होगा कि जितनी भी बॉल्स हैं और जितने भी मटेरियल है, तो ये जो यहाँ पर ही घूम रहा है, लेकिन क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है तो यहीं पर ये स्लाइड करता रहेगा इस तरीके से, यहीं पर ये स्लाइड करता रहेगा, और स्लाइड करने की वजह से क्या होगा कि इतना ज़्यादा जो मतलब साइज़ रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, बहुत कम अमाउंट में साइज़ रिडक्शन यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड यहाँ पर, एट अ हाई स्पीड में क्या होगा कि जो बॉल्स विल बी थ्रोन आउट ऑफ टू द वॉल्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग विल अकर। ठीक है, कि हाई स्पीड में जो बॉल्स हैं वो थ्रोन आउट हो जाएंगी टू द वॉल्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, और कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जब ये रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो जितनी भी बॉल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारी की सारी इससे जाकर इसके साथ में रोटेट करने स्टार्ट कर देंगी, और कुछ भी मतलब एज अ जो साइज रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, बट एट अ करेक्ट स्पीड। ठीक है, बट एट अ करेक्ट स्पीड में अगर हमारी स्पीड हमने बिल्कुल एकदम करेक्ट रखी, तो जो साइंटिफिकल फोर्स है जस्ट अकर्स वो लगेगी, विद द रिजल्ट इस तरीके से दैट द बॉल्स आर कैरिड ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द मिल देन फॉल इन, कि जो बॉल्स हैं वो मतलब टॉप में जाएंगी मिल के और नीचे आकर गिरेंगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बॉल ऊपर जा रही हैं और नीचे आकर गिर रही हैं, बॉल ऊपर जा रही हैं नीचे आकर गिर रही हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, बाय दिस वे द मैक्सिमम साइड डायरेक्शन इज अफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द बॉल्स एंड बाय एट्रीशन बिटवीन द बॉल्स, कि जो मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ रिड्यूस हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिस पाएगा ड्रग हमारा। ठीक है, अफेक्ट होगा एज अ मतलब इम्पैक्ट लगेगा, टकरा कर एक दूसरे से, जब पार्टिकल्स टकराएंगे एक दूसरे से तब वो टूटेगा, और बॉल्स के बीच में जब रगड़ लगेगी, एट्रेशन होगा, तो उससे भी साइज़ जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, आफ्टर ए सुटेबल टाइम, कुछ टाइम के बाद में जो मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, एंड पास थ्रू अ सीव टू गेट पाउडर ऑफ द डिज़ायर्ड साइज़, और फिर हम उसको एज अ मतलब एक छलनी के ज़रिए से हम उसको पास करेंगे अपना डिज़ायर्ड साइज़ पाने के लिए। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं इसमें इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो बॉल मिल के यूज़ क्या है कि भाई साइज रिडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली द बॉल मिल इज़ यूज टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग्स टू फाइन पाउडर्स, यानी कि जो ब्रिटल ड्रग्स हैं उनको पीसने के लिए, उनका फाइन पाउडर बनाने के लिए, उनको ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से बॉल मिल यूज़ किया जाता है ग्राइंड करने के लिए पाउडर्स को ऑफ्थेल्मिक और पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आँखों की जैसे दवाई होती है ना, आई ड्रॉप्स वगैरह, या ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं, या और भी और पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उनमें एज अ मतलब इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली पाउडर बनाने के लिए, उसके लिए बिल्कुल ग्राइंड मतलब फाइन पाउडर बनाने के लिए, मिलिंग के लिए पिगमेंट्स की इसका यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बॉल मिल यूज़ किया जाता है ग्राइंड करने के लिए हार्ड और एप्रेसिव मटेरियल को, एज वेल एज वेट एंड ड्राई मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस, और अगर हमारे पास जो मटेरियल है अगर वो सूखा है या वो गीला है, ठीक है, तो बेसिकली दोनों टाइप में ये जो हमारी एज अ मतलब इक्विपमेंट है बॉल मिल, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा साइज रिडक्शन के बारे में, और इसमें जो दो इक्विपमेंट्स हैं कौन कौन सी, हैमर मिल और बॉल मिल, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर सेकंड। ठीक है, चैप्टर 4 का लेक्चर सेकंड होगा जिसमें हम पढ़ेंगे साइज सेपरेशन के बारे में। ठीक है, आपका यहाँ पर सिलेबस मेंशन है साइज सेपरेशन, और हमने इसको पढ़ना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स के कितने टाइप के पाउडर्स होते हैं। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सैक्लॉन सेपरेटर हमने पढ़ना है। ठीक है, सीव्स हमें पढ़नी है, छलनी क्या होती है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं सीव के वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, किसमें, लेक्चर सेकंड में, जो कि सेकंड कैटेगरी है आपकी चैप्टर 4 की। ठीक है, तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स को ज़रूर परचेज़ करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि स्टूडेंट को नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है, यानी कि अगर वो मतलब कॉलेज में नहीं जा पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो बेसिकली वो ईज़िली मतलब इन नोट्स को अच्छे से पढ़कर ईज़िली पास आउट हो सकते हैं और अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं। ठीक, अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं। आप इन नोट्स को एप्लीकेशन के अंदर पढ़ सकते हो, टैबलेट के अंदर, या आप एज अ मतलब जो लैपटॉप वगैरह है उसके अंदर आप इजीली नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलते फिरते मतलब आपका हाथ में नोट्स होंगे तो एज अ मतलब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और अपना जो आप नोट्स बनाने में टाइम लगाते हैं वो टाइम आप अपना किस में लगाइए,
नोट्स को अच्छे से समझने में, नोट्स को अच्छे से पढ़ने में और नोट्स को बार बार अच्छे से लिख कर देखने में, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में और अपने एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करने में आप लगाइए, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको उससे मिलेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।